हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर लगातार आप हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न इस क्लास में आपको याद भी हो जाएंगे, रिवीजन करने की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है उसमें ऑप्शन में क्या सही किया था, तो ऑप्शन में वो सही किया था मंदजास। ठीक, मंदजास एक लोक नृत्य शैली है, कहीं का होगा, सॉरी जम्मू कश्मीर का है। कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर का है मंदजास, जबकि ये ऑप्शन में दिया था तो ये सही था। असम से संबंधित लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य, बिहू तो ये असम से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, सत्रिया ये शास्त्रीय नृत्य है, ये असम से संबंधित है। उसके बाद बगुरबा आपसे पूछ ले कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बगुरबा तो ये असम का है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये शास्त्रीय नृत्य है असम का, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या है, सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि बिहू और बगुरबा की बात करें तो ये यहाँ की कौन सी लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ राज्यों की और वहां से संबंधित जो नृत्य शैली हैं उनको, क्योंकि एग्जाम में वो सारे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि कन्याल लोक नृत्य शैली कहाँ का है, तो कन्याल लोक नृत्य शैली आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का है। ये भी जीडी में पूछा गया था। अगर आप इससे पूछे कि राजस्थान में कौन कौन सी लोक नृत्य शैली है राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में पूछा जाता है घूमर लोक नृत्य शैली कहाँ का है, राजस्थान में चरकली लोक नृत्य शैली कहाँ का है, राजस्थान का है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कठपुतली लोक नृत्य शैली कहाँ का है, कठपुतली लोक नृत्य शैली कहाँ का है, तो ये भी राजस्थान का है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य शैली कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे रास लीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कौन सा, रास लीला उत्तर प्रदेश का। उसके बाद कजरी कहाँ का लोक नृत्य शैली है, उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य शैली है, अगर आपसे पूछे कि नौटंकी कहाँ की लोक नृत्य शैली है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। चरकोल पूछ ले तो वो भी उत्तर प्रदेश का है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इन सभी प्रश्नों का, हम लोग साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं। तो एक बार देख लीजिए कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है तो मंदजास है। और मंदजास लोक नृत्य शैली कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का है, जबकि असम से संबंधित ये पूछ रहा था। तो असम से संबंधित कितने लोक नृत्य शैली हैं, बिहू है, सत्रिया यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, बगुरबा यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक, बगुरबा और बिहू यहाँ पे शास्त्रीय लोक नृत्य है, अब जो कि सत्रिया यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। इतनी चीजें यहाँ से असम से ध्यान रखेंगे। कन्याल पूछ ले कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य, तो हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, घूमर और चरकली कहाँ का है, राजस्थान का है। उसके बाद कठपुतली भी कहाँ का है, राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो उत्तर प्रदेश का रासलीला, कजरी और चरकोल नामक लोक नृत्य शैली कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। नौटंकी भी यहाँ का लोक नृत्य शैली है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी अगर पूछ ले तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। किससे संबंधित होता है, ये हड्डियों से संबंधित होता है, बच्चों में होता है रिकेटस नामक रोग, और ये अस्थि से संबंधित होता है। और विटामिन डी का अगर आपसे पूछ ले कि इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का, तो रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक,
स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होते हैं और ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है, बच्चों में होता है ज्यादातर। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में इसमें विटामिन सी नहीं होता, ठीक, विटामिन सी नहीं होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पश्चिमी घाट के बारे में सबसे पहले तो ये भी देखिए कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम भी है। अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री इसका अन्य नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट के बारे में, तो ये जैव विविधता से संपन्न है। भारत में ये जैव विविधता से संपन्न पहाड़ी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट पहाड़ी जो है वो जैव विविधता से कैसा है, तो ये संपन्न है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जैव विविधता से संबंधित है। और पश्चिमी घाट में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और कौन सा दर्रा? भोर घाट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये इसकी ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की अगर आपसे पूछे, नीलगिरी पर्वत है, तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी है, अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? अनाईमुडी है। क्या नाम? सॉरी, उसका नाम है दोड्डा बेट्टा, ठीक। नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोड्डा बेट्टा। यहां पे लिख लेते हैं, दोड्डा बेट्टा उसका नाम है। और ये दोड्डा बेट्टा क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर के आसपास है, 2637 के आसपास है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा आपका दोड्डा बेट्टा। दोड्डा बेट्टा नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आता है और नीलगिरी पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी चीजें रिवीजन करते हुए आप लोग चलेंगे। अब पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। इसमें दो दर्रे पाए जाते हैं मुख्य रूप से, पाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए और एसएससी जीडी की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट की बात करें तो ये विटामिन बी12 में होता है। कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी12 में होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आप लोग बताएंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। साइनोकोबाल्मिन है। क्या है इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। साइनोकोबाल्मिन है इसका रासायनिक नाम। एक बार फिर से अब देखते हैं आगे इसके बारे में। अब बात करते हैं विटामिन बी कोबाल्ट के बारे में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक बीमारी होता है रक्त से संबंधित जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बीमारी में क्या होता है? ये रक्त कैंसर को कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कैंसर को।
रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया बीमारी कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, तो इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं? इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ल्यूकेमिया नामक बीमारी में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि आंवले और संतरे में विटामिन कौन सा पाया जाता है, आंवले एंड संतरे में विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो आंवले और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है, ठीक। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या है? रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। ल्यूकेमिया रोग जिसे रक्त कैंसर कहते हैं, इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट 60 का एग्जाम में पूछा जाता है। आंवले और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगर सूर्य के प्रकाश में पूछे कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है, ठीक। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और ये आपके जीडी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है ना, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ले किस राज्य में, तो भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि कम जनसंख्या भारत में किस राज्य में है, तो वो आप लोग बताएंगे सिक्किम में है। कम जनसंख्या कहाँ पे? सिक्किम राज्य में है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता या सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है? केरल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल है सर्वाधिक साक्षरता। अगर आपसे पूछे कि कम साक्षरता किस राज्य में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार राज्य में कम साक्षरता है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य हरियाणा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे, तो हमने इसको बता दिया, कम लिंगानुपात हरियाणा में है, ठीक। और वो फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, 17 यहाँ पे जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है भारत में। अगर आपसे पूछे कि कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार में है कम साक्षरता। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। लेकिन आपसे पूछे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो वो हरियाणा है, ठीक। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार आप लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जी आप लोग ध्यान रखेंगे, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब इसके साथ जो ब्लड से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में इससे पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन काल इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। कितना? 20 से 120 दिन। और लाल रक्त कणिकाओं का अगर मुख्य घटक पूछ ले कौन सा होता है, तो मुख्य घटक क्या होता है लाल रक्त कणिकाओं का? हीमोग्लोबिन होता है। मुख्य घटक लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है, आरबीसी मानव शरीर में आरबीसी नष्ट कहाँ पे होते हैं,
तो यकृत और प्लीहा में होते हैं यहाँ पे नष्ट। कहाँ पे? यकृत एंड प्लीहा में। निर्वाण तो आप लोग देख लिए कहाँ पे हो रहा है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन नष्ट पूछे तो ये होता है कहाँ पे? यकृत और प्लीहा में। इसीलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का इसे कब्र कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन यहाँ का जीवन काल होता है। अगर लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक पूछे कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है इसका मुख्य घटक, और हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त क्या होता है? लाल होता है। हिम मतलब क्या होता है? लोहा होता है। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है, तो यकृत और प्लीहा में आरबीसी मरते हैं, और इसी वजह से यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। क्या था इनका नाम? इल्तुतमिश था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम इल्तुतमिश था। और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। रजिया सुल्तान से प्रश्न हम आपको बहुत बार बताए हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। रजिया सुल्तान पूछे जाने वाला प्रश्न है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है रजिया सुल्तान के बारे में। अब इल्तुतमिश अगर आपसे पूछ ले कि किस वंश का शासक था, तो कई बार एग्जाम में यही पूछा है, तो ये गुलाम वंश के शासक थे। बात ये नहीं है कि ये गुलाम वंश के शासक थे, बात ये है कि गुलाम वंश को ही मामलूक वंश भी कहते हैं, और गुलाम वंश को ही दास वंश कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन में मामलूक वंश या फिर दास वंश मिल जाएगा। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। कहाँ गई रजिया सुल्तान? यहाँ पे है। तो रजिया सुल्तान के बारे में खास बात क्या जानना है कि ये क्या थी रजिया सुल्तान? तो ये भारत की पहली महिला शासिका थी। ये भारत की या फिर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। भारत की, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे भारत की एकमात्र महिला शासक थी। ठीक, सॉरी, भारत की ये पहली महिला शासक थी। ठीक, पहली महिला शासिका थी। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला शासिका थी। और अगर आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान का निकाह यानी कि विवाह किसके साथ हुआ है, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, तो इनके पति का नाम था अल्तुनिया। इनके शौहर का नाम क्या था? इनके शौहर का नाम अल्तुनिया था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका और इनके पति का हत्या कहाँ पे किया जाता है? कैथल में इनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पे? कैथल में। और रजिया सुल्तान के बारे में अगर आपसे पूछे कि इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो कैथल में इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, दिल्ली सुल्तान की एकमात्र महिला शासिका इल्तुतमिश है। दिल्ली सुल्तान की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। इनके पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम ही पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश अगर आपसे पूछे कि किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऐबक किसका गुलाम था? ये गौरी का गुलाम था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो एक बार फिर से, अब ये इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, या फिर रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो ये गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश या फिर दास वंश से ताल्लुक रखती थी। अब रजिया सुल्तान की ये भारत की पहली महिला शासिका हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका निकाह यानी कि विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। और इनकी हत्या पति की हत्या कैथल के पास कर दी जाती है, और इनका मकबरा भी वहीं कैथल में बना दिया गया है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन कहाँ का? 1907 का आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरत अधिवेशन, अब ये कब हुआ था सूरत अधिवेशन? 1907। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस दो पार्टियों में होता? तो उदारवादी और उग्रवादी में इनका विभाजन हुआ था। कहाँ पे? उदारवादी एंड उग्रवादी में इसका विभाजन हुआ था। किसमें? उग्रवादी में इसका विभाजन हुआ था। अब एक अधिवेशन और आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का विलय कब हुआ था, तो इस बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन
1916 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस का विलय हो गया था। और किस में बना था, ये नरम दल और फिर गरम दल में विलय हुआ था। इसमें नरम दल और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो है उसका विलय हुआ था। गरम दल का क्या हुआ था, विलय हुआ था। और कांग्रेस में क्या हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ था। इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया, समझौता हो गया था। ठीक, 1916 लखनऊ अधिवेशन में। अब ये पूछा जाता है कि इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे अंबिका चरण मजूमदार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि ये पूछ सकता है। जब ये पूछा गया कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में इसका विभाजन हुआ था कांग्रेस का। अब ये उदारवादी और उग्रवादी दो पार्टियों में बटा था। फिर जाके कांग्रेस का जो विलय हुआ, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हुआ किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ और लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार किए थे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस ये 8 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अप्रैल के दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और हमारे पास कुछ विश्व विरासत है जिसके बारे में हमको देखना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में घोषित कब किया गया, धौलावीरा को, ये कहाँ पे पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। और इसको विश्व विरासत स्थल 2021 में बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो रामप्पा मंदिर भी ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसे विश्व विरासत स्थल कब बनाया गया, इसे भी 2021 में विश्व विरासत स्थल बना दिया गया। और गुलाबी शहर किसे कहते हैं, गुलाबी शहर, तो आप लोग बताएंगे जयपुर को कहते हैं। जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। और ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और इसे विश्व विरासत स्थल 2019 में बनाया गया। इसे विश्व विरासत स्थल 2019 को में बनाया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये इसे विश्व विरासत स्थल 2016 में बनाया गया। और ये भारत का ये मिश्रित धरोहर है। क्या है, ये मिश्रित धरोहर है। ठीक, जब मिश्रित धरोहर है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, मिश्रित धरोहर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, देख लीजिए विश्व विरासत स्थल दिवस कब, 8 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। धौलावीरा को विश्व विरासत कब घोषित किया गया, धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। इसे विश्व विरासत स्थल 2021 में। रामप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो रामप्पा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसे विश्व विरासत स्थल 2021 में बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि गुलाबी शहर कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में। इसे विश्व विरासत स्थल 2019 में घोषित किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। और इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल, मिश्रित विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने किया विटामिन की खोज। किसने, फंक महोदय ने विटामिन की खोज की। अगर आपसे पूछे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, तो वो होता है बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे पास कौन कौन से हैं, विटामिन के, विटामिन ए, के, डी, ई, ये विटामिन क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, अब आपसे बात करें कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है बांझपन। बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन। या फिर इसमें क्या हो जाता है, जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और वहीं हमने आपको बताया कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट
पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट उपस्थित होते हैं। क्या होता है, विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट स्थित होते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन की खोज किसने किया, तो फंक ने किया विटामिन खोज की खोज। विटामिन कितने प्रकार के, दो विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और एक वसा में घुलनशील विटामिन ए के डी ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन, जिसे क्या कहते हैं, जनन क्षमता में कमी हो जाता है, हो जाना। ठीक, बांझपन नामक रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं, जनन क्षमता में कमी। और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन है, तो ये आपके जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें ऑप्शन में क्या दिया था, संचरण दिया था। एक ऑप्शन में संचरण दिया था और एक में प्रजनन दिया था। संचरण और प्रजनन, और एक ऑप्शन आपका सही था पोषण, प्रजनन पोषण, और आपका एक ऑप्शन सही था उत्सर्जन, उत्सर्जन। ये इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में से चूज करना था। तो देखिए कौन गैर जीवन प्रक्रिया है, तो इसमें संचरण को चुना था। संचरण उसका सही जवाब था। ये गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया होती है, क्योंकि संचरण का क्या मतलब होता है, चलना संचरण का मतलब होता है। तो ये थोड़ा गैर आवश्यक हो जाता है। अगर आदमी नहीं चलेगा तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन और आवश्यक जीवन प्रक्रिया क्या है, आदमी में प्रजनन होनी चाहिए, यानी कि इसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता होनी चाहिए। संतान उत्पत्ति करना, अपने समान एक नए संतान की उत्पत्ति करना, ये क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है, अगर आप पोषण अच्छे से लेते हैं तो आपकी जीवन प्रक्रिया अच्छी हो सकती है। उत्सर्जन यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को, मनुष्य के शरीर में अवशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये कहलाता है आपका उत्सर्जन। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये आपके गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया संचरण है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में जो भाग को दान किया जाता है वो कॉर्निया होती है। कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अब नेत्रदान में दो विकार हम लोग पढ़ते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, जिसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे मायोपिया कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश वर्ड अगर आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी वजह से यहाँ पे दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो दूर दृष्टि को क्या कहते हैं, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि को दोष को क्या कहते हैं, इसे दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो निकट की चीजें होती है और निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और मायोपिया में क्या होता है कि वहां पे दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ बारे में। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ के किस भाग पे बनता है, प्रतिबिंब, तो ये मानव शरीर में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पे बनता है। कहाँ पे, रेटिना पर बनता है। अब अगर आपसे पूछे कि मानव के आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग करता है, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में प्रकाश नियंत्रण कौन सा भाग करता है, तो इसमें आइरिस करता है पंख प्रकाश का नियंत्रण। कौन, आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। अगर मानव शरीर में अगर आपसे पूछे कि मानव आंख में अगर आपसे पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मानव आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो मानव शरीर में स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के बारे में बताइए, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजें क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें निकट की चीजें दूर स्पष्ट नहीं दिखाई देती।
और मानव शरीर में जो आंख में प्रतिबिंब बनने की क्रिया है वो रेटिना पे बनती है। और मानव के आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है मानव शरीर में? तो 25 सेंटीमीटर से अगर आप क्लोजर जाएंगे तो आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर की दूरी से रखी हुई कोई वस्तु देखेंगे तो आप उसे अधिक स्पष्ट से देख पाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, या फिर इसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। संविधान सभा में इसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, या फिर इसे ही प्रारूप समिति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रारूप। संविधान सभा में इसे ही क्या कहते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है तो वो हम लोग पहले देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, या फिर इसमें सदस्य कितने थे? अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्य कितने थे तो इसमें 1+6 आप लोग याद रखेंगे, 1+6 यानी कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे कि मसौदा समिति, प्रारूप समिति की या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस समिति की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 24 इसकी जो स्थापना होती 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसकी जो स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी मसौदा समिति की स्थापना। अब आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो ये भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और इन्होंने क्या किया? इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? अगर आपसे पूछे कि इनका संविधान सभा में निर्वाचन किस जगह से हुआ था तो पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। अब भीमराव अंबेडकर को इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिर से रिवीजन करेंगे कि संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में मसौदा समिति भी, इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, इसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति की या फिर ड्राफ्ट कमेटी या फिर मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें सदस्य कितने थे? 1+6 यानी कि 7 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे कि पहले भारत के कानून मंत्री कौन थे तो भीमराव अंबेडकर। अगर संविधान सभा में इनका निर्वाचन पूछे कहां से हुआ था तो पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है तो संविधान का जो जनक है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन मिला के पीतल बनाया जाता है। तांबा और टिन मिला के पीतल बनाया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बनाया जाता है। और तांबा और टिन मिला करके क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाया जाता है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि टांका धातु किस चीजों को मिला के बनाई जाती है? टांका धातु या फिर इसे क्या कहते हैं? सोल्डर। ये किस चीज को मिला के बनाया जाता है? तो इसको टिन और सीसा मिला के बनाया जाता है। टिन और सीसा मिला करके बनाया जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे अगर कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं? जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक मिला करके बनाया जाता है। कॉपर, निकल और जिंक की ये मिश्र धातु होती है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे कि देखिए कह रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। तांबा और जस्ते का। अगर आपसे पूछे कि तांबा और टिन किन धातुओं को मिला के बनाया जाता है? तांबा और टिन ये मिला करके कांसा बनाया जाता है। टंका धातु या फिर सोल्डर ये किन धातुओं को मिला करके बनाया जाता है? टंका धातु ये टिन और सीसा को मिला के बनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जर्मन सिल्वर की बात करें ये कॉपर और निकल जिंक को मिला के बनाया जाता है। एक बार फिर से यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा किसका है? और ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और मसौदा समिति भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थल किसका है? तो ये मानव का है। शीर्ष स्थल किसका है? शीर्ष स्तर पे कौन है? मानव है। अब इसका देखते हैं। अगर आप खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता को देखते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता को देखते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपका स्वपोषी। स्वपोषी लोग कौन होते हैं?
तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, पौधे पेड़ ये अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ शैवाल ये क्या होते हैं, कुछ शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि परपोषी किसे कहा जाता है, परपोषी तो वो लोग होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि जानवर अपना भोजन अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इंसान क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। कीड़े क्या क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और आपके होते हैं अपघटक, और अपघटक क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। अपघटक में कौन कौन से लोग आते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखेंगे, अपघटक। अपघटक में क्या क्या लोग आते हैं, जैसे बैक्टीरिया ये आपका अपघटक होता है, और ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। बैक्टीरिया एंड कवक ये अपघटक होते हैं और ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा मानव का है। उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, कुछ शैवाल ये सारे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे जानवर, मानव, इंसान, कीड़े ये सभी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और अपघटक क्या होता है, ये जैसे बैक्टीरिया एंड कवक ये क्या करते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। अगर आपसे पूछे कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब कब की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले कौन है, स्लाइडल और स्वान है। कौन है, स्लाइडल एंड स्वान। इन्होंने क्या किया, 1831 में कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने 1831 में क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, वो आपको माइकोप्लाज्मा है। क्या, माइकोप्लाज्मा है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। अगर आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत 1831 में दिया। अगर आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक, एक बार फिर से अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाइए। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछा था। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन आपसे पूछ ले किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया था। किसने, न्यूटन ने किया था। और न्यूटन की एक पुस्तक थी, न्यूटन की कौन सी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया, तो न्यूटन का जो पुस्तक था प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक थी, और इसमें इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र बताइए क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र है m पे -1 और L पे 3 और T पे -2 इसका विमीय सूत्र है। ठीक, तो ये इसका विमीय सूत्र है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा
पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6। अब हमको किसी वस्तु में भारहीनता कब दिखाई देता है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हमको किसी वस्तु में भारहीनता कब महसूस होता है? जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। उस वस्तु में जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तब उसमें क्या हमको महसूस होता है? तो वो हमको जब उस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तब हमको क्या होता है? कोई वस्तु में भारहीनता महसूस होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो तो उस चीज में हमको भारहीनता महसूस होती है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाइए। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया था? थोड़ी चीजें देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन न्यूटन ने किया। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र क्या है? तो m पे -1, l पे 3 और t पे -2 इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका विमीय सूत्र है। और चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, यानी कि यहाँ से 1/6 वहां पे कम होता है गुरुत्वाकर्षण। और बात करते हैं कि भारहीनता की बात करें तो जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है तो उस वस्तु में हमें, जब किसी वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए तो उस वस्तु में हमें भारहीनता महसूस होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो वो 28 फरवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने क्या किया था? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ये चीज, इसके उपलक्ष्य में क्या किया गया? तो रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछे तो ये 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी के दिन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन, इस दिन क्या होता है? सीवी रमन ने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग बनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पे कानून बनाने का अधिकार, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पे कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? भारतीय संविधान में तो किसे सौंपा गया है? तो ये केंद्र सरकार को सौंपा गया है। किसे अवशिष्ट मामलों पे जो कानून है ये केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। 7वीं अनुसूची तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची के बारे में इसमें 3 सूची बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है। और इसमें क्या कौन कौन सी सूची बनाई गई है? एक संघ सूची बनाई गई है। कौन सी सूची? संघ सूची। इसमें कार्य करने के लिए 100 विषय दिए गए हैं। इसमें कार्य करने के लिए 100 विषय दिए गए हैं। और इस पे कानून कौन बनाता है? संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? इस पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। केंद्र सरकार कानून बनाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी सूची है राज्य सूची। और राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो राज्य सूची में हमारे पास 61 विषय दिए गए हैं। और इस पे कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? तो यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार। अब एक सूची है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें 51 विषय दिए गए हैं। और इस पे कानून कौन बनाता है? 51 विषय दिए गए, इस पे कानून कौन बनाता है? इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके क्या बनाते हैं? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके कानून बनाते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इस पे कानून बनाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पे
कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वो अधिकार केंद्र सरकार के पास है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। कौन कौन सी सूची, एक आपका संघ सूची है, इसमें 100 विषय दिए गए हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ सूची पे कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची, इसमें 61 विषय दिए गए हैं और इसमें संघ राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है, इस पे राज्य सरकार कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची और इसमें 51 विषय दिए गए हैं, इस पे कानून राज्य सरकार भी बनाएगा और फिर केंद्र सरकार, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और अवशिष्ट मामलों पे आपसे पूछे कि कानून कौन बनाएगा, तो अवशिष्ट मामलों पे कानून बनाने का अधिकार सीधे और सीधे केंद्र सरकार के पास है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम कौन क्या है, और साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है NaCl। NaCl इसका रासायनिक नाम है और इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम, तो हंसाने वाली जो गैस है उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे और फार्मूला भी, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो N2O इसका फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगर आपसे पूछे कि धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, धावन सोडा जिसे क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो Na2 इसका फार्मूला होता है, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। अब बात करते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको क्या कहते हैं, कार्बामाइड कहते हैं। यूरिया को क्या कहते हैं, कार्बामाइड कहते हैं यूरिया को। अब कार्बामाइड का फार्मूला आप लोग क्या बताएंगे, तो इसका फार्मूला होता है CONH2। इसका फार्मूला क्या होता है, तो CONH2CO इसका ये फार्मूला होता है यूरिया का। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम तो NaCl होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम, और इसका जो नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड और सूत्र NaCl होता है। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम, तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है और N2O इसका फार्मूला होता है, N2O इसका फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे और Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। अगर यूरिया की बात करें तो इसे कार्बामाइड कहते हैं, CONH2CO इसका फार्मूला होता है, CONH2CO इसका फार्मूला होता है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये GD में पूछा गया प्रश्न है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक, विश्व विकास रिपोर्ट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जैसे IMF और विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। IMF और विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, दोनों का हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर दोनों का वाशिंगटन DC कहते हैं, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि IMF और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। इसकी स्थापना के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। और IMF और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इनकी जो स्थापना 1945 में हुई थी। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व बैंक के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इनके नए हेड कौन बने हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के नए हेड कौन बने थे, तो अजय बंगा इसके नए हेड बने हैं। कौन, अजय बंगा विश्व बैंक के नए हेड बने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे IMF में कितने सदस्य हैं, IMF में सदस्यों की संख्या बताइए, तो इसमें सदस्यों की संख्या 190 है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका जो स्थापना होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में स्थापना हुआ था, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में और स्थापना 1945 में होता। विश्व बैंक के नए हेड हैं अजय बंगा बनाए गए हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक,
इन्हें जुड़वा बहन भी बोलते हैं। विश्व बैंक और IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी IMF का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे? स्फिग्नोमैनोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो इससे तो बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, लेकिन अब आपके GD एग्जाम में जो पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न, अगर वहीं आपसे पूछ ले कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो दूध की जो शुद्धता है ये हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पवन की गति किससे मापते हैं, पवन की गति किससे मापते हैं, तो इससे एनीमोमीटर से पवन की गति मापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से पवन की गति मापते हैं। अगर वहीं आपसे पूछे कि हवा की आर्द्रता किससे मापते हैं, हवा की आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हवा की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर से मापते हैं। लक्स मीटर से या फिर फोटोमीटर से भी मापते हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। एक बार फिर से, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए। अब बात करते हैं पवन की गति मापने के लिए किस यंत्र का, एनीमोमीटर का प्रयोग पवन की गति मापने के लिए। हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल जो लिस्ट है हमारे पास, वहां पे कुंतासी जो नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। और ये GD में पूछा गया प्रश्न, इस तरह से प्रश्न पूछा था कि कौन एक नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो कुंतासी नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नवपाषाणकालीन जो संस्कृत स्थल है हमारे पास, उसका लिस्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। जैसे मेहरगढ़ आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो ये संस्कृत नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल था। बुर्ज होम, यहाँ से क्या होता, ये नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। उसके बाद कुलडीहवा चावल का साक्ष्य, ये भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद भीमबेटका यहाँ गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। ठीक, भीमबेटका ये गुफाओं के लिए अपने प्रसिद्ध है, ये नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। अब नवपाषाणकालीन से ही यहाँ पे एक चीज ध्यान में आ गया, नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नवपाषाण काल में कौन कौन सी चीजें खोज हुई थी, ये चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नवपाषाण काल की बात करें, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वस्त्र बुनाई कब से शुरू हुई थी, वस्त्र बुनाई कब से शुरू हुई थी, तो वो नवपाषाण काल में वस्त्र की बुनाई भी शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य अस्थायी निवास कब से बनाने लगा, मनुष्य अस्थायी निवास कब से बनाने लगा, तो ये भी नवपाषाण काल से हुआ। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य जो है वो पालतू कुत्ते को कब पालने लगा, मनुष्य पालतू के रूप में कुत्ता को कब पालने लगा, मनुष्य कुत्ता को पालतू कब बनाने लगा, तो ये चीजें हुई नवपाषाण काल में। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कौन नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल नहीं है, तो कुंतासी नवपाषाणकालीन संस्कृत नहीं स्थल है। जबकि मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। बुर्ज होम नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है, बुर्ज होम नवपाषाणकालीन संस्कृत स्थल है। उसके बाद कुलडीहवा, ये भी नवपाषाणकालीन शास्त्रीय स्थल है। और भीमबेटका, ये नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल है। नवपाषाण काल का बात करें तो यहाँ पहिए की आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। वस्त्र बुनाई शुरुआत कब हुई थी, तो वो भी नवपाषाण काल में। मनुष्य अस्थायी निवास कब से बनाने लगा, नवपाषाण काल से। और मनुष्य पालतू के रूप में कुत्ते को कब पालने लगा, तो वो भी नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है कि
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। किसने? राज प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। किसने? राज प्रथम ने। और राज प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये चोल वंश का शासक था। किस वंश का? चोल वंश का शासक था। और ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ पे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अब द्रविड़ शैली में कुछ अन्य मंदिर है, जैसे द्रविड़ शैली की कुछ अन्य मंदिरों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले यहाँ पे कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है, कांचीपुरम में एक है आपका कांचीपुरम का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? कांचीपुरम का मंदिर तो इसे बनाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने? नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। उसके बाद एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर आपसे पूछ ले ये किस शैली में स्थित है? वो भी द्रविड़ शैली में है, एलोरा का कैलाश मंदिर। और इसे किसने बनवाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किसने? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसे कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और कृष्ण प्रथम कौन से वंश के शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये चोल वंश से संबंधित मंदिर है, क्योंकि एसएससी जीडी में मंदिरों का भी बहुत रोल है। ये पूछा जाता है किस द्रविड़ में, किस शैली में बनाया गया है, कहाँ पे स्थित है और कौन बनवाया था। ये सारी चीजें किस वंश से संबंधित है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। कांचीपुरम का मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, तमिलनाडु में स्थित है। अगर एलोरा का कैलाश मंदिर पूछे, ये कृष्ण प्रथम ने बनाया था, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रकूट शासक यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस त्योहार को एसएसओ भी कहा जाता है? तो यस वोत्सव भी किस त्योहार को कहा जाता है? तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें हम लोग देखते हैं किस त्योहार को कहा जाता है। पोंगल त्योहार को यस उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसका त्योहार है? ये फसलों से संबंधित त्योहार है। और ये कहाँ पे बनाया जाता है? तमिलनाडु में बनाया जाता है। और इसी पोंगल त्योहार में एक खेल मनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्योहार इसमें खेल खेला जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जल्लीकट्टू खेल किसमें खेला जाता है? तो वो भी आपके ये तमिलनाडु में खेला जाता है और पोंगल त्योहार से संबंधित है। अब कुछ त्योहार जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछे कि संघाई त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो संघाई त्योहार आपसे पूछे, संघाई नामक जो त्योहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई नामक त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओणम ये केरल का फेस्टिवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पपेटी और त्योहार और पपेटी एंड नवरोज नामक त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? पपेटी और नवरोज नामक त्योहार ये पारसियों से संबंधित है, पारसियों से संबंधित है। और ये जो त्योहार है ये पारसियों से संबंधित है। छठ पूजा आपसे पूछ ले कि कहाँ पे मनाया जाता है? छठ पूजा ये कहाँ पे मनाया जाता है त्योहार? तो ये बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। कहाँ पे? बिहार में मनाया जाता है। इतनी ज्यादा चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किस त्योहार को यशोत्सव भी कहा जाता है? पोंगल को यशोत्सव भी कहा जाता है। जल्लीकट्टू खेल इसमें खेला जाता है। संघाई त्योहार मणिपुर में, संघाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ओणम कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। पपेटी त्योहार आपसे पूछ ले या फिर नवरोज ये पारसी धर्म से संबंधित त्योहार है। पपेटी और नवरोज ये पारसियों से संबंधित है। छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। एक बार फिर से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर जिसे क्या कहते हैं? जिसे लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं आप, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो ये ही धन विधेयक की जांच भी करते हैं। अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो धन विधेयक की जांच भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक जो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता भी करता है। और
अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा जो भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वो भी आपके लोकसभा स्पीकर को देते हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान समय में ओम बिरला है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे भारत में, उनका क्या नाम था, जीवी मावलंकर। क्या नाम था, जीवी मावलंकर नाम था। और ये भारत के, अगर आपसे पूछे कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय लोकसभा में अध्यक्ष कौन थे, तो वर्तमान समय लोकसभा में जो अध्यक्ष है उनका नाम है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन कर देंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर कहते हैं, जिसे लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। और ये धन विधेयक की जांच भी करते हैं, और जो लोकसभा के अन्य सदस्य होते हैं उनको शपथ भी दिलाते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक, अब बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो जीवी मावलंकर बने थे पहले लोकसभा अध्यक्ष। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ये ध्वज जो है वो महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। और स्वदेशी आंदोलन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राष्ट्र ध्वज है। इसमें पूछा जाता है कि रंग कौन था, तो इसमें 3 रंग थे। कौन कौन से रंग थे, तो लाल हरा पीला इसका रंग था। कौन सा, लाल हरा पीला इसमें रंग था। और स्वदेशी आंदोलन का आपसे पूछा जाएगा कि इसमें शीर्षक गीत कौन सा था। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत पेट में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसका शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। इसका शीर्षक गीत कौन बना था, वंदे मातरम बना था। अब कुछ चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट जीतते हैं, जैसे बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन उसी से संबंधित है। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है, ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो जब हुई थी तो वो 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 को एक कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। किसके समय में, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, कर्जन थे। अब बंगाल विभाजन के विरोध में आपसे पूछेगा कि कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भारत में चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आप लोग ध्यान रखेंगे कब हुई थी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया, तो स्वराज ध्वज डिजाइन करने वाले कौन है, महात्मा गांधी। और स्वदेशी आंदोलन, इस जो स्वराज ध्वज था इसका रंग कौन था, तो इसके 3 रंग थे, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग। इसके 3 रंग थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक, और इसकी घोषणा किसने किया था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के समय हुआ था। और इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चला गया, बंगाल विभाजन के विरोध में। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब, 7 अगस्त 1905 को मानी जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से पेड़ पौधे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भाग क्या कहलाता है, डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है, डंठल कहलाता है। अब पौधे के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जीडी में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पौधे श्वसन किसके द्वारा करते हैं, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पौधे वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं, तो पौधे जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, ये सारे क्रिया प्रकाश संश्लेषण और श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, ये सारे क्रिया किसके द्वारा करते हैं, पत्ती के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधों में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि पौधों में जल परिवहन का काम कौन करता है, तो पौधों में जल परिवहन का काम जाइलम करता है। क्या करता है, जाइलम करता है जल परिवहन का काम। अगर आपसे पूछे कि पौधों में फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम तो ये खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। खनिज
का परिवहन करता है, या फिर ये कह सकते हैं आहार का ये परिवहन करता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, डंठल कहलाता है। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के द्वारा, श्वसन की क्रिया पत्तियों के द्वारा, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तियों के द्वारा होती है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधे में जल परिवहन का काम जो है वो जाइलम करता है, और पौधे में खनिज परिवहन का काम जो है वो फ्लोएम करता है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप से जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे वहीं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा विश्व का। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप के बारे में अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और स्थित कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा चोमोलुंगमा से बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ की नदी है, ये चीन में बहने वाली नदी है। यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है और एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में बोर्नियो द्वीप पड़ता है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व की सबसे ऊंची और सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, और ये चीन की नदी है। अगर एशिया की सबसे बड़ी द्वीप पूछे तो बोर्निया इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, तो कौन विभाग भुगतान बैंक का संचालन, ये जीडी में पूछा गया है। तो भुगतान बैंक का संचालन करने वाला विभाग है डाक विभाग, ये ऑप्शन में था डाक विभाग। और डाक विभाग कौन सा बैंक का संचालन करता है, तो आप लोग जानते होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये संचालन करता है। किसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये संचालन करता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लक्ष्य क्या था, क्या जरूरत पड़ी सरकार को ये कदम उठाने की, तो इसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बैंक की सुविधा ना हो वहाँ पे भी लोगों को क्या कर दिया गया, वहाँ को भी लोगों को लोन देने की सुविधा मुहैया करवाई जाए, बैंकिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाए। तो ये काम था इनका, इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण की व्यवस्था करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। और सस्ते ऋण की व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि इसका अन्य स्रोत क्या है, सस्ते ऋण और भी कहां से मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो सस्ते ऋण का जो अन्य स्रोत है वो सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां भी तो गांव में लोन वगैरह देती हैं छोटे स्तर पे, तो वो हो गई सहकारी समितियां। और ये भी क्या करती है, ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है, लोन देती है, सस्ते ऋण देती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, तो डाक विभाग क्या करता है, भुगतान बैंक का संचालन करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम आप लोग सुने होंगे, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण देने की इसका लक्ष्य है। और ये अन्य स्रोत इसका क्या है, जैसे सहकारी समितियां भी ग्रामीण क्षेत्रों को लोन देती हैं। ये भी आप जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और धन्यवाद, मिलते रहें अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।